वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले मरीज को नर्स शिक्षा प्रदान कर रही है। नर्स मरीज को किस डाइट के लिए निर्देशित करेगी? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। While educating a patient with ulcerative colitis, which diet should the nurse recommended? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स आपका राइट होगा, कम अवशिष्ट निम्न फाइबर डाइट। एक्सप्लेन को आप देख लें। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आंतों में सूजन आ जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आंतों में सूजन होती है। उच्च फाइबर या अवशिष्ट युक्त आहार आंतों को और ज़्यादा उत्तेजित कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आंतों में सूजन होती है और उच्च फाइबर या फिर अवशिष्ट युक्त जो आहार होते हैं वो आंतों को और ज़्यादा उत्तेजित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मरीजों को कम अवशिष्ट और कम फाइबर वाला आहार देना चाहिए ताकि आंतों को आराम मिले और लक्षण ना बढ़े। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग पढ़ें अच्छे से कि फ्यूरोसेमाइड नेफ्रॉन के किस हिस्से पर प्रभाव डालता है। फ्यूरोसेमाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। फ्यूरोसेमाइड नेफ्रॉन के किस हिस्से पर प्रभाव डालता है? गेस करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। फ्यूरोसेमाइड है ये नेफ्रॉन के किस हिस्से पर प्रभाव डालता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब। लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि फ्यूरोसेमाइड एक लूप डायूरेटिक है। जो फ्यूरोसेमाइड है ये एक प्रकार का लूप डायूरेटिक है जो कि लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिम्ब में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहाइबिट कर देता है, जिससे सोडियम और पानी का पुनः अवशोषण नहीं होता है और मूत्र की मात्रा बढ़ती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे कि नर्स डाइजोक्सिन ले रही हैं। ठीक है, नर्स डाइजोक्सिन ले रहे हैं मरीज को। कोई मरीज है, ठीक है, जो नर्स से बात कर रहा है। ठीक है, नर्स डाइजोक्सिन ले रहे मरीज को निम्नलिखित में से कौन से साइड इफेक्ट विकसित होने पर रिपोर्ट करने का निर्देश देती है। ठीक है, जो मरीज है, पेशेंट है, वो डाइजोक्सिन ले रहा है। ठीक है, लैनोक्सिन। ठीक है, डाइजोक्सिन या फिर लैनोक्सिन ले रहा है और मरीज को निम्नलिखित में से जो नर्स है वो कौन से साइड इफेक्ट विकसित होने पर रिपोर्ट करने का निर्देश देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट शुड अ नर्स इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट टेकिंग डाइजोक्सिन टू रिपोर्ट। ठीक है, कौन से लक्षण विकसित होने पर या कौन से साइड इफेक्ट होने पर ये नर्स जो है वो रिपोर्ट निर्देशित करने का सलाह देती है। ठीक है, रिपोर्ट देने की सलाह दे रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, पढ़ें और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। नर्स डाइजोक्सिन ले रहे मरीज को निम्नलिखित में से कौन से साइड इफेक्ट विकसित होने पर रिपोर्ट करने का निर्देश देती है। कान में घंटियां बजना, बालों का उड़ जाना, या फिर रगड़ के चिन्ह, या फिर सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि डाइजोक्सिन के कुछ दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट में विजुअल डिस्टर्बेंसेस और फोटो सेंसिटिविटी शामिल होती है। डाइजोक्सिन के कुछ दुर्लभ लेकिन कुछ महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट में विजुअल डिस्टर्बेंस और फोटो सेंसिटिविटी शामिल है। यदि मरीज को तेज रोशनी या धूप से संवेदनशीलता हो तो यह रिपोर्ट करना आवश्यक है क्योंकि यह दवा की टॉक्सिसिटी का संकेत हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से पढ़ेंगे और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मिस्टर श्याम के प्रश्न
ठीक है, मिस्टर श्याम के प्रश्न है क्या मैं मरने जा रहा हूँ। मिस्टर श्याम का ये प्रश्न है कि क्या मैं मरने जा रहा हूँ की प्रतिक्रिया में सबसे थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या होगा। व्हाट इज द मोस्ट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स टू मिस्टर श्याम क्वेश्चन आई एम डूइंग टू डाई। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। क्या तुम्हारी स्थिति एवं रोग निदान के बारे में बात करना चाहते हो। ठीक है, जो पेशेंट कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे जो सटीक जो आंसर है वो होगा कि क्या तुम अपनी स्थिति एवं रोग के निदान के बारे में बात करना चाहते हो। यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि यदि मतलब कि यह प्रतिक्रिया थेराप्यूटिक है क्योंकि यह मरीज को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और खुलकर बात करने का अवसर देती है। यह उस सहानुभूतिपूर्ण, खुला और संवेदी है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप लोग पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। श्रीमती बबीता एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में सम्मिलित होने पर इमरजेंसी रूम में हेमोरेजिक शॉक का एक शीघ्र चिन्ह क्या हो सकता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि श्रीमती बबीता एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में सम्मिलित होने पर इमरजेंसी रूम में भर्ती हैं। हेमोरेजिक शॉक का एक शीघ्र चिन्ह क्या हो सकता है। मिस्टर बबीता is in the emergency room after a traffic accident. What is an early sign of hemorrhagic shock? बढ़ा हुआ रक्तदाब, विवरता, बढ़ी हुई पल्स या गहरी सांस। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बढ़ी हुई पल्स, इंक्रीज्ड पल्स। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि हेमोरेजिक शॉक में शरीर रक्त की कमी की पूर्ति करने के लिए हृदय गति बढ़ाता है, इसलिए शुरुआती संकेतों में ट्रेकिकार्डिया यानी कि तेज नाड़ी दर होती है। रक्तचाप बाद में गिरता है। मतलब कि टैकीकार्डिया मतलब 100 बीट पर मिनट से भी अधिक हो जाना। ठीक है, इसी को टैकीकार्डिया कहा जाता है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाना। ठीक है, तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को कि कौन से प्रकार के कैंसर का रोग निदान सबसे खराब होता है। विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ दी वर्स्ट प्रोग्नोसिस। बताएं फ्रेंड्स, गेस करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। ठीक है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन से प्रकार के कैंसर का रोग निदान सबसे खराब होता है। स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर या फिर गैस्ट्रिक कैंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पैनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि पैनक्रियाटिक कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कठिन होता है। पैनक्रियाटिक कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कठिन होता है और यह अक्सर लेट स्टेज में डायग्नोज होता है। ठीक है, यह अक्सर लेट स्टेज में डायग्नोज होता है। इसका रिस्पॉन्स भी केमोथेरेपी या फिर अन्य उपचारों पर सीमित होता है, जिससे इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है और प्रोग्नोसिस सबसे खराब मानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को कि गुर्दे की जो पथरी है इससे संबंधित स्थिति कौन सी है। गुर्दे की पथरी से संबंधित स्थिति कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रेनल कैलकुली। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गुर्दे की पथरी से संबंधित स्थिति कौन सी है। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और कई बार ये पूछे भी गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गठिया, गाउट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, गाउट। एक्सप्लेन को देख लें कि गठिया में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। जब गठिया होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि यूरिक एसिड का जो फ्रेंड्स स्तर है, ठीक है, बढ़ जाता है, जिससे यूरेट क्रिस्टल मूत्र में जमकर गुर्दे की पथरी अर्थात रेनल कैलकुली बना सकते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि गठिया जब रोग हो जाता है तो गठिया में यूरिक एसिड जो क्रिस्टल होते हैं उनका फ्रेंड्स स्तर बढ़ जाता है और जिससे यूरेट क्रिस्टल मूत्र में जम जाते हैं। ठीक है, और मूत्र में जमकर ये पथरी रेनल कैलकुली बना सकते हैं। ठीक है, गुर्दे की पथरी बना सकते हैं।
गुर्दे में पथरी कर सकते हैं और यह एक सामान्य कारण है यूरिक एसिड स्टोन बनने का। ठीक है, ये सामान्य कारण होता है यूरिक एसिड स्टोन बनने का। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रारंभिक पहचान में कौन सा लक्षण प्रमुख है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली क्लिनिकल फीचर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रारंभिक पहचान में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है। डिमेंशिया, मांसपेशियों का अपक्षय, या फिर दृष्टि हानि, या फिर क्लोनस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, दृष्टि हानि, विजुअल लॉस होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सबसे प्रारंभिक लक्षणों में से एक दृष्टि की समस्या ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है, जैसे कि धुंधलापन या एक आँख से दिखाई ना देना। ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र में डिमाइलिनेशन के कारण होता है, या तंत्रिका तंत्र में डिमाइलिनेशन के कारण ऐसा होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे कि हाल ही में ल्यूकीमिया का निदान किए गए मरीज में कौन से लक्षण अवक्षेपित हैं। ठीक है, अपक्षेपित हैं। गेस करें और आंसर दें। आप लोग पढ़ें अच्छे से कि हाल ही में ल्यूकीमिया का निदान किए गए मरीज में कौन से लक्षण अपेक्षित हैं। ठीक है, इन अ पेशेंट रिसेंटली डायग्नोज्ड विद ल्यूकीमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड दी नर्स एक्सेप्ट। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, चोट के निशान, थकावट और हड्डी में दर्द। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें। ल्यूकीमिया में बोन मैरो असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक उत्पादन करता है। जब ल्यूकीमिया हो जाता है तो फ्रेंड जो बोन मैरो होती है, ठीक है, वो असामान्य श्वेत रक्त मतलब कि एबनॉर्मल रूप से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन कोशिकाओं का बहुत ज़्यादा उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है, जिससे सामान्य कोशिकाओं की कमी हो जाती है। ठीक है, इससे एनीमिया, थकावट, प्लेटलेट की कमी से ब्रूजिंग और बोन पेन हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे कि मोतियाबिंद सर्जरी से पहले सबसे महत्वपूर्ण निर्देश कौन सा है। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग कैटरैक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद सर्जरी से पहले सबसे महत्वपूर्ण निर्देश कौन सा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, कमर से झुकने से बचना चाहिए। कमर से झुकने से बचना चाहिए मोतियाबिंद की जब सर्जरी होती है। आप एक्सप्लेन को देख लें कि मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद सिर को नीचे झुकाना इंट्रा आकुलर प्रेशर को बढ़ा सकता है, मतलब कि आईओपी को बढ़ा सकता है। इंट्रा आकुलर प्रेशर, ठीक है, आईओपी बढ़ सकता है जिससे व्यक्ति की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई है। ठीक है, इसलिए इसे झुकना नहीं चाहिए। कमर से झुकना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है उसके लिए, जिससे सर्जरी की साइट पर रक्तस्राव मतलब कि ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर नुकसान हो सकता है। इसलिए झुकने से बचना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, झुकने से बचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें कि पेट में धड़कता हुआ मांस दिखाई देने पर नर्स का अगला कदम क्या होगा। पेट में धड़कता हुआ मांस दिखाई देने पर नर्स का अगला कदम क्या होगा। इफ़ अ नर्स ऑब्जर्व अ पल्सेटिंग मास इन द एब्डोमेन ड्यूरिंग असेसमेंट, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। क्या करेगी नर्स, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पेट में धड़कता हुआ यदि मांस दिखाई देता है तो नर्स का अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, फीमोरल पल्स की जांच करेगी। नर्स क्या करेगी, तुरंत फीमोरल पल्स की जांच करेगी। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि पेट में धड़कता हुआ मास एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म, ट्रिपल ए जिसे लिखा जाता है, ट्रिपल ए लिख दिया जाता है ना, क्या होता है कि एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म होता है, इसका संकेत हो सकता है। ऐसे में फीलिंग फॉर फीमोरल पल्स आवश्यक होता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि रक्त स्राव जो रक्त प्रवाह है उसमें कोई रुकावट तो नहीं है। ठीक है, जो रक्त प्रवाह है, ब्लड फ्लो है, उसमें रुकावट तो नहीं आई है। ठीक है, ये चेक करने के लिए
फ्रेंड्स फीमोरल पल्स को चेक किया जाता है ताकि यह आकलन किया जा सके, ठीक है या फिर नहीं है। पल्पेशन को अत्यधिक दबाव से नहीं करना चाहिए, पल्पेशन को अत्यधिक दबाव के साथ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें और आंसर दें कि क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रेकियल सक्शनिंग करते समय सक्शन कब लागू करना चाहिए? व्हेन शुड सक्शन बी अप्लाइड ड्यूरिंग ट्रेकियल सक्शनिंग? पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। ट्रेकियल सक्शनिंग करते समय सक्शन कब लागू करना चाहिए? केवल कैथेटर निकालते समय, केवल कैथेटर डालते समय, दोनों समय में, डालते और निकालते समय, या फिर केवल जब मरीज खांसे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, केवल कैथेटर निकालते समय, ठीक है, ओनली वाइल विथड्रॉइंग द कैथेटर। यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि सक्शनिंग करते समय सक्शन को केवल निकालते समय लागू किया जाता है। सक्शनिंग करते समय सक्शन को केवल निकालते समय लागू किया जाए ताकि श्वास नली में ट्रामा ना हो, ठीक है, श्वास नली में ट्रामा ना हो, ऑक्सीजन की हानि न्यूनतम हो, कैथेटर को धीरे धीरे घुमाकर बाहर निकालना चाहिए। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42, ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो, स्टाफ नर्स, CHO, नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और यदि फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि प्रिपरेशन करना चाहता है, ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेगा 79 85 47 30 42। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को। सिरोसिस ऑफ लीवर का एक बड़ा कारण क्या है? अ मेजर काज ऑफ लीवर सिरोसिस इज, इसका बड़ा कारण पूछा गया है फ्रेंड्स। ये यूपी NHM स्टाफ नर्स में 2018 में प्रश्न पूछा गया था। सिरोसिस ऑफ लीवर का एक बड़ा कारण क्या होता है? शराब की लत, ड्रग की लत, धूम्रपान, या फिर वायरल हेपेटाइटिस? तो फ्रेंड्स ज़्यादातर अगर फ्रेंड्स लिवर सिरोसिस होता है तो शराब की लत ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। शराब पीने वालों का लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको लिवर सिरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। लिवर सिरोसिस एक पुराना रोग होता है जिससे लिवर के टिश्यू धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं, मतलब कि डैमेज होने लगते हैं। इसका सबसे सामान्य कारण दीर्घकालिक शराब का सेवन है। ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप शराब पी रहे हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा, आपका लिवर सिरोसिस हो जाएगा, मतलब कि लिवर आपका पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें। फ्रैक्चर की हीलिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग कार्य क्या होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग इज। ये भी यूपी NHM स्टाफ नर्स 2018 में प्रश्न पूछा गया था। फ्रैक्चर की हीलिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग कार्य क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग इज। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, स्थिरीकरण, इमोबिलाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि फ्रैक्चर के हीलिंग के लिए टूटी हुई हड्डी को स्थिर करना आवश्यक होता है। यदि मान के चलिए आपके कहीं पे हड्डी टूट गई है, कहीं चोट लगी है और उसकी वजह से आपकी हड्डी डैमेज हो गई है, फ्रैक्चर हुई है, तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए कि उसे जिस स्थान पर फ्रैक्चर हुआ है उसे ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, ठीक है, उस स्थान को स्थिर करके रखना चाहिए, इमोबिलाइज करना चाहिए, ठीक है, स्थिर करना चाहिए ताकि सही जुड़ाव हो सके, हड्डी सही से जुड़ सके और अधिक चोट का मतलब चोट ना पहुँचे, ठीक है, पेन वगैरह ना हो सके, इस वजह से ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन है, ECG। जब आप ECG करते हैं, ठीक है, ECG में पी वेव प्रदर्शित करती है। ये क्या प्रदर्शित करती है? पी वेव्स। पी वेव्स इन ECG इंडिकेट्स। यूपी NHM स्टाफ नर्स 2018 में पूछा गया प्रश्न ये। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ECG करते समय पी वेव क्या प्रदर्शित करती हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, डिपोलराइजेशन, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि पी वेव आलिंदों के डिपोलराइजेशन को दर्शाती हैं। मतलब है कि जो कि हृदय चक्र की पहली घटना होती है और इससे एट्रियल कॉन्स्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? एट्रियल कॉन्स्ट्रक्शन होता है, मतलब कि सिकुड़ता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी अल्जाइमर रोग कारित करती है?
मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की जो कमी है वो अल्जाइमर रोग को कारित करती है? डिफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन कॉजेज अल्जाइमर डिसीजेज। यूपीएनएचएम में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की यदि कमी होती है तो अल्जाइमर रोग हो जाता है। अभी अल्जाइमर रोग क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपकी याददाश्त से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें आपकी अल्जाइमर डिसीज में आपकी जो याददाश्त होती है, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, स्टाइल कोलाइन ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क में स्टिल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है, जो कि स्मृति मतलब कि आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, याददाश्त याद करने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर होने लगती है, सीखने और अन्य संज्ञानात्मक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन को। कौन सर्जरी का जनक कहा जाता है? सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी? यूपीएनएचएम स्टाफ ने 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था। कौन सर्जरी का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चरक को, सुश्रुत को, हिप्पोक्रेटस या फिर धन्वंतरी को? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप देख लें सुश्रुत, फ्रेंड्स सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। इन्होंने प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी पर ग्रंथ सुश्रुत संहिता लिखा था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग पढ़ें अच्छे से, फिर लिखें। सॉरी, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से कि किस सर्जिकल प्रक्रिया के पश्चात टी ट्यूब ड्रेनेज का प्रयोग किया जाता है? बताएं फ्रेंड्स, टी ट्यूब ड्रेनेज इज कॉमनली यूज्ड आफ्टर विच सर्जिकल प्रोसीजर? यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि किस सर्जिकल प्रक्रिया के पश्चात टी ट्यूब ड्रेनेज का प्रयोग किया जाता है? पढ़ें और आंसर दें, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद जब बाइल डक्ट में कोई प्रभावित रुकावट या बाइल लीकेज का खतरा हो तब टी ट्यूब ड्रेनेज का उपयोग किया जाता है ताकि पित्त अर्थात बाइल बाहर निकाला जा सके। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 19 नंबर क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करें। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दौरों की पहचान के लिए एक विशिष्ट जांच होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सीजर्स? ये भी यूपीएनएचएम में 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से दौरों की पहचान, जिस व्यक्ति को दौरे आ रहे हों, सीजर आते हों, उसकी विशिष्ट जो पहचान है वो कैसे की जाएगी? एक्सरे करके, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन या फिर डबल ईजी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? डबल ईजी। अब इसका डबल ईजी जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होता है। ठीक है, आप डबल ईजी का मतलब मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जो दौरे अर्थात सीजर की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय जांच होती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि रेनल फेल्योर वाले एक रोगी का सीरम पोटेशियम लेवल 6.5 मिली एक्वा पर लीटर है। नर्स जानती है कि कौन सी औषधि रेनल फेल्योर में हाइपरकैलेमिया के उपचार के लिए काम में ली जाती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इन आ रेनल फेलियर पेशेंट विद सीरम पोटेशियम 6.5 मिली पर लीटर विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। ये फ्रेंड्स एम्स ऋषिकेश एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 2018 में, नर्सिंग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था एम्स में। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें और आंसर दें, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, सोडियम पॉलीस्ट्रेन यहाँ पे सल्फोनेट, सोडियम पॉलीस्ट्रीन सल्फोनेट, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को देख लें कि यह दवा शरीर से पोटेशियम को बाहर निकालने के लिए उपयोग की जाती है। ये जो दवा है ये शरीर से पोटेशियम को बाहर निकालने के लिए उपयोग की जाती है। यह आंतों के माध्यम से पोटेशियम को बांधकर
मल के जरिए बाहर निकालती है, जो हाइपरकैलेमिया के प्रबंधन में सहायक होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21 को कि हाइपरकैलेमिया में ईसीजी में क्या परिवर्तन होता है। हाइपरकैलेमिया में ईसीजी में क्या परिवर्तन होता है। व्हाट चेंज इज सीन इन ईसीजी इन हाइपरकैलेमिया। व्हाट चेंज इज सीन इन ईसीजी इन हाइपरकैलेमिया। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, तीव्र टी वेव। ठीक है, तीव्र टी वेव। एक्सप्लेन को आप देख लें कि हाइपरकैलेमिया में सबसे सामान्य ईसीजी परिवर्तन पीक टी वेव होता है। यह परिवर्तन मुख्यतः हृदय की विद्युत गतिविधियों पर पोटेशियम के प्रभाव के कारण होता है। समय पर पहचान और उपचार आवश्यक है, अन्यथा घातक अतालता भी हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, 22 नंबर प्रश्न है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 को। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा में पिलोकार्पाइन में एक्शन की क्रियाविधि क्या है। यहाँ पे पिलोकार्पिन जो है फ्रेंड्स से कहा जा रहा है कि एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा में पिलोकार्पिन के एक्शन की क्रियाविधि क्या होगी। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पिलोकार्पिन इन एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा। पढ़ें, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, पुतलियों को संकुचित कर आउटफ्लो बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, जो आपकी पुतलियाँ होती हैं, आँख की जो पिपल्स होती हैं, उनको संकुचित कर देती हैं और उसके बाद इसका आउटफ्लो बढ़ाती हैं। एक्सप्लेन को देख लें कि पिलोकार्पिन एक मियोटिक ड्रग है। ये क्या है, एक प्रकार की ड्रग है जो कि मियोटिक ड्रग है, जो कि पुतली को संकुचित कर देता है, पुतली को सिकोड़ देता है। ठीक है, जिससे ट्रेबिकुलर मेस वर्क खुलता है, ट्रेबेकुलर मेस वर्क खुलता है और इक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ता है। इससे इंट्राआकुलर प्रेशर घट जाता है, जो कि एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में लाभकारी होता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे, और यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी जो फ्रेंड्स पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। यदि फ्रेंड्स आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा लक्षण प्लास्टर कास्ट में पेरीफेरल सर्कुलेटरी एम्पायरमेंट को इंगित नहीं करता है। कौन सा लक्षण प्लास्टर कास्ट में पेरीफेरल सर्कुलेटरी एम्पायरमेंट को इंगित नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ पेरीफेरल सर्कुलेटरी एम्पायरमेंट इन अ प्लास्टर कास्ट। गेस करें भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं, कई बार ये आए हुए क्वेश्चन है कि कौन सा लक्षण प्लास्टर कास्ट में पेरीफेरल सर्कुलेटरी एम्पायरमेंट को इंगित नहीं करता है। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। कौन सा लक्षण प्लास्टर कास्ट में पेरीफेरल सर्कुलेटरी एम्पायरमेंट को इंगित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, शारीरिक तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। एक्सप्लेन को देख लें कि पेरीफेरल सर्कुलेशन में रुकावट होने पर नीलिमा, ठंडापन और शून्यता जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन शरीर का तापमान बढ़ता इस स्थिति में फ्रेंड शरीर का तापमान बढ़ना, ठीक है, जो शरीर का टेम्परेचर है वो बढ़ना इस स्थिति का लक्षण नहीं होता है, या किसी संक्रमण का संकेत भी हो सकता है। ठीक है, पेरीफेरल सर्कुलेशन में रुकावट होने पर नीलिमा, ठंडापन और शून्यता जैसे लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन शरीर का तापमान बढ़ना इस स्थिति का लक्षण नहीं होता है, या किसी अन्य इन्फेक्शन या संक्रमण का भी संकेत हो सकता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ें आप और आंसर दें। इम्यूनोसप्रेसिव मरीज के लिए या मरीज में संक्रमण का एक प्रारंभिक चिन्ह क्या है। इम्यूनोसप्रेसिव मरीज में संक्रमण का एक प्रारंभिक चिन्ह है। व्हाट इज एन अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन इन एन इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, बुखार, ठीक है, फीवर। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि इम्यूनोसप्रेसिव रोगियों में संक्रमण के लक्षण स्पष्ट नहीं हो सकते, लेकिन बुखार एक शुरुआती और महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह संक्रमण की उपस्थिति का पहला चेतावनी का संकेत होता है फ्रेंड्स। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़े 25 नंबर क्वेश्चन को। रेटिनॉल डिटैचमेंट सर्जरी, रेटिनॉल डिटैचमेंट सर्जरी के बाद कितने सप्ताह तक भारी कार्यों से बचना चाहिए? हाउ मैनी वीक्स शुड हैवी वर्क बी अवॉइडेड आफ्टर रेटिनॉल डिटैचमेंट सर्जरी? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? रेटिनॉल डिटैचमेंट सर्जरी के बाद कितने सप्ताह तक भारी कार्यों से बचना चाहिए? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक आपको भारी कार्य नहीं करने हैं। यहाँ पे देख लें कि रेटिनॉल डिटैचमेंट सर्जरी के बाद आंखों पर तनाव डालने वाले कार्यों से परहेज करना चाहिए। आमतौर पर 6 सप्ताह तक भारी कार्य, झुकना या वजन उठाना मना होता है, ताकि सर्जरी की सफलता बनी रहे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 26 नंबर, पढ़ें और आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया भारत में पाया जाने वाला सबसे सामान्य एनीमिया होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया भारत में पाया जाने वाला सबसे सामान्य एनीमिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया फाउंड इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया फाउंड इन इंडिया? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया भारत में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का एनीमिया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया सबसे सामान्य प्रकार का एनीमिया होता है। ये ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि भारत में कुपोषण, रक्तस्राव और महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी रक्त की हानि के कारण आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे सामान्य है। इसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है और इसकी रोकथाम संतुलित आहार एवं आयरन पूरकता से की जा सकती है। तो ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन था आपका। फ्रेंड्स, यदि कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है। ठीक है, इसी नंबर पे हमारे संपर्क करेंगे। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, ये आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।